नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए नजर डालते हैं अब तक के कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इसी के अंतर्गत आज एक G20 सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसको केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस सेमिनार का विषय ग्लोबल इकोनॉमी, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड द वे फॉरवर्ड है, जिसके तहत वित्त मंत्री ने भारत के वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान को लेकर भी बात की है और ग्लोबल चुनौतियों और अवसरों के बारे में संबोधित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के तहत पिछले 8 महीने से कई तरह के इवेंट्स, कार्यक्रम, सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के सामने इस समय वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ कई अन्य तरह की चुनौतियां भी हैं, लेकिन देश के सामने विकास की बहुमुखी अवसर भी हैं। भारत के सामने जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के मुकाबले देश में अपार संभावनाओं का पूरा करने का विशाल जनसंख्या का साथ भी है। अगली खबर, सदन में मणिपुर को लेकर चल रहे विवाद के बीच सत्र के आखिरी 3 दिनों में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष से लेकर विपक्ष तक तमाम नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और जमकर हंगामा भी हुआ। इस बीच प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने करीब 2 घंटे से ज्यादा के अपने भाषण में तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए विपक्ष को घेरा। इसको लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने संसद में 11 सवाल उठाए, जिनमें एक का भी जवाब नहीं मिला। ओवैसी ने ट्विटर पर एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा, मैंने 11 सवाल उठाए, उनमें से पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक का भी जवाब मुझे नहीं मिला। मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम की निंदा करने से उनका इनकार हमें वह सब कुछ बताता है जो हमें जानना चाहिए। चीन पर एक शब्द नहीं कहा। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपने पुराने दोस्त शी जिनपिंग से दोबारा मिलने की योजना बना रहे हैं। अगली खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट के सड़कों पर गड्ढों से संबंधित एक अवमानना याचिका में मुंबई में 6 नगर निगम आयुक्तों को उपस्थित रहने के लिए बुलाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच 11 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगी। अदालत ने अपने आदेश में ग्रेटर मुंबई नगर निगम के आयुक्त, नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त, कल्याण डोंबिवली नगर निगम के आयुक्त और उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने ठाणे नगर निगम के आयुक्त और मीरा भाईंदर नगर निगम के आयुक्त को भी अदालत में उपस्थित रहने को कहा है। अदालत ने अपने आदेश में आयुक्तों की उपस्थिति के यह बताने का अनुरोध किया है कि उन्हें 2013 की जनहित याचिका संख्या 71 के इस न्यायालय द्वारा पारित 24 फरवरी और 12 अप्रैल 2018 के फैसले की अवज्ञा और गैर अनुपालन के लिए उत्तरदायी क्यों बनाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, अदालत द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि 24 फरवरी और 12 अप्रैल 2018 के आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निगमों द्वारा पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। वकील रजू आर ठाकर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश जारी किए। अगली खबर, मणिपुर में पिछले 4 महीनों से हिंसा जारी है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में हिंसा कोई भी प्रधानमंत्री मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दोषी नहीं ठहराता है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में अशांति है, कोई भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की आलोचना नहीं कर रहा है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि कोई ये नहीं कह रहा है कि ये केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है। पहले कुछ भी होता था तो दोष दिल्ली पर आता था। अब लोग जानते हैं कि ये हमारा संघर्ष है, इसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर असम सीएम ने कहा कि विपक्ष पर प्रस्ताव आज संसद में भारी अंतर से गिर गया है। सरकार को घेरने और प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलने के लिए मजबूर करने की उनकी रणनीति भी विफल हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के 2 घंटे से अधिक समय के भाषण में विपक्ष को परेशान कर दिया है। अगली खबर, लोकसभा में कांग्रेस नेता सदन अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन मामला राज्यसभा में भी उठा है। राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीरव मोदी का नाम लेने पर आपने हमारे नेता को सस्पेंड कर दिया है। इतनी सी बात पर सस्पेंड कौन करता है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में बहस के दौरान अगर कोई सदस्य असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसका वहीं पर टोकना चाहिए। उसके शब्दों को लेकर आपत्ति भी जताई जा सकती है, लेकिन आपने लोकसभा में हमारे नेता को सस्पेंड कर दिया। नीरव का मतलब होता है शांत, लेकिन आपने इनको इतनी सी बात पर सस्पेंड कर दिया। अगली खबर, संसद में मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। 20 जुलाई को सत्र शुरू होने के बाद से ही मणिपुर के मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। गुरुवार को भी पीएम मोदी पर असंसदीय टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। इसे लेकर आज भी सत्र में हंगामे का आसार है।
वहीं राज्यसभा में मणिपुर चर्चा को लेकर गतिरोध बना हुआ है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दल नियम 267 के तहत राज्यसभा में विस्तृत चर्चा चाहते हैं, वहीं केंद्र नियम 167 के तहत संक्षिप्त चर्चा के लिए सहमत हुआ है। राज्यसभा के सभापति इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश के बीच शुक्रवार को भी सदन में हंगामा हो सकता है। इससे पहले गुरुवार को भी लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तीन दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा हुई, जिससे विपक्ष और सत्ता पक्ष ने एक दूसरे पर पलटवार किया। अगली खबर, केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के सदन से निलंबन को सही ठहराते हुए कहा कि सदन को डिस्टर्ब करना और बिना नोटिस दिए आधारहीन आरोप लगाना अधीर रंजन चौधरी की आदत है। उन्होंने कहा कि जब भी सत्ता पक्ष के लोग सदन में किसी प्रश्न या किसी की चर्चा का जवाब देते हैं तो वे बार बार सदन में खड़े होकर डिस्टर्ब करते हैं। चौधरी को सफाई का मौका नहीं दिए जाने के आरोप को गलत बताते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह सदन के रिकॉर्ड में है कि उन्होंने उसी समय अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने या खेद प्रकट करने की मांग की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। निलंबन वापसी पर कांग्रेस की मांग के सवाल को जवाब देते हुए जोशी ने कहा कि यह फैसला स्पीकर को करना है और इस पर वे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगली खबर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तलाशी अभियान के दौरान बेंगलोर में अवैध रूप से रह रहे 24 बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगाया है और उन्हें स्थायी पुलिस को सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को इसकी पुष्टि की गई है। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि सोमवार को इस शहर को बेंदूर इलाके में एक तलाशी अभियान के दौरान 3 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों खलील चपरासी, अब्दुल खादिर और मोहम्मद जहीद को ट्रैक किया गया था। प्रारंभिक जांच से पता चला कि अप्रवासी जो वर्तमान में क्षेत्राधिकार बेलुंदर पुलिस की हिरासत में हैं, वे हैं 2011 से देश में अवैध रूप से रह रहे हैं। वे एक दलाल की मदद से 20,000 रुपए देकर देश में दाखिल हुए थे। अवैध प्रवासी आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य सरकारी पहचान प्राप्त करने कर भी कामयाब रहे। स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में विदेशी अधिनियम की धारा 14C, 14A और पासपोर्ट अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी परिसर में शुक्रवार को भी ASI की टीम सर्वे के लिए पहुंच गई है। सर्वे में ASI अलग अलग मशीनों का उपयोग भी कर रही है। नींव से लेकर इमारतों के इतिहास को खंगालने के लिए उन हिस्सों को 3D मैपिंग भी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार ज्ञानव्यापी सर्वे में ASI टीम में कानपुर के विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं। ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार समेत आधुनिक जांच मशीनों के साथ पहुंची टीम दीवारों के पीछे व जमीन के नीचे जांच करेगी। इनके आने के साथ ही सर्वे में शामिल सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई है। पहले जहां 42 सदस्य सर्वे कर रहे थे, अब इनकी संख्या 52 हो गई है। सर्वे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ज्ञानव्यापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम गुरुवार को अलग अलग जगह की फोटो और वीडियोग्राफी भी की थी। इसके साथ ही परिसर के अलग अलग हिस्सों में अत्याधुनिक मशीनों की मदद से नाप जोख भी की गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।